नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा।
प्रणाम सभी को। थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया, ओपीडी में था तो पेशेंट भी देखने होते हैं। आज मैं फेसबुक लाइव हूँ। मैं डॉक्टर हरिओम, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन का एक तरह से मॉडरेटर हूँ और मैं हर शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव आता हूँ ताकि हमारे आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट से जुड़े जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो हमारी जूम मीटिंग से जुड़ते हैं, उनको तो फ़ायदा मिलता ही है, साथ में जो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए मैंने एक अपना ध्येय निश्चित किया है कि मैं हर शुक्रवार को 5:30 बजे अपनी जनरल टाइमलाइन फेसबुक पर जो है वो लाइव होता है। चले आज ले चलते हैं आपको, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ 10-20 मिनट अगर ज़्यादा भी लग जाएंगे तो आज मैं लगा दूंगा। आज हम आपको वो चीज़ बताते हैं जो आज बड़ा शोर चल रहा है दुनिया में, पंचकर्म। और उसका आज हम थोड़ा सा एक प्रकार से, वैसे तो सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ चीज़ हटके है और हमको वास्तव में करना क्या है। जब हम कर्म के भेद में जाते हैं, कर्म का भेद का मतलब द्रव्य, गुण और कर्म। जब द्रव्य गुण कर्म में जाते हैं तो कर्म के जब भेद में जाते हैं, तो कर्म के भेद में जब जाते हैं तब वहां पर विभिन्न प्रकार से हमारे जो आचार्यों हैं उन्होंने जो है फिर उसका कर्म का भेद बताया है, और उस कर्म के भेद में एक होता है पंचकर्म। जब पंचकर्म होता है तो हम जब एक एक लौकिक कर्म करते हैं, उसका एक मतलब अलग है कि कर्म का एक भेद है लौकिक कर्म, और उस लौकिक कर्म के आधार पर हम ये तय करते हैं कि जो हमारा द्रव्य आश्रित है उसमें संयोग विवाह कैसे कैसे होता है, वो उसके आधार पर। एक है हमारा आध्यात्मिक कर्म। ये जो आध्यात्मिक कर्म है, उस आध्यात्मिक कर्म को फिर हम जो मंगल है, अधिष्ठान है, या हम जो देव प्रयास चिकित्सा है वो उसके अंतर्गत आ जाती है, और उससे हम फिर उसको वो करते हैं कि हमारे लिए एक आध्यात्मिक कर्म करना है, जिसमें हमारे आचार्य ने कहा कि देव प्रयास चिकित्सा के रूप में आध्यात्मिक कर्म आप करें। इसी कर्म को जब आगे बढ़ाया गया कि इसको चिकित्सा में कैसे यूज करें, इसको चिकित्सकीय रूप में कैसे यूज करें, इस कर्म के लिए हम चिकित्सा में कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम अपनी मैटर साइंस पढ़ते हैं, जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम पंचकर्म की माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, तो फिर सबसे पहले हमको यही देखना पड़ता है कि हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी वो कैसी। तो जब हम उस कर्म में जाते हैं तो उस कर्म में फिर हमारे लिए देखने को मिलता है कि जो हम कर रहे हैं वो किस पर आधारित है। तब 5 चीजें उन्होंने बताई, जिनके आधार पर, जिनको हमने जब देखा कि इनका मतलब क्या है और इससे हम कौन सा कर्म कर सकते हैं। हम वास्तव में वो कर्म तो कर रहे हैं कि लौकिक कर्म है, लेकिन से हम चिकित्सा में कौन सा कर्म कर सकते हैं, उसका हमारा जो करने का साधन होगा वो क्या होगा, वास्तव में पहले हम वो समझ लें। तब जब कर्म को उन्होंने डिवाइड किया, तब पहला किया उत्क्षेपण। इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहीं से जब हम कुछ हटके यहाँ पर यही है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बमन का क्या मतलब है ये सब जानते हैं, विरेचन का क्या मतलब है ये सब जानते हैं, वीरबस्ती का क्या मतलब है ये सब जानते हैं, और जो आगे जो हैं जिसे हम पंचकर्म की बोलते हैं वो सब जानते हैं, उसमें मैं आपको वो नहीं बता रहा। वो बताऊंगा तो वो सबको मालूम है कि पंचकर्म ऐसे करते हैं, इतना है इतना। हाँ, उसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं जो हम मतलब कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, वो जरूर बताऊंगा। बाकी बमन सब करवा लेते हैं, विरेचन सब करा लेते हैं, बस्ती सब करा लेते हैं, जो और भी कर्म है, अग्नि कर्म, ये जितने भी हैं वो सब उससे हटके हैं, थोड़ी वो शास्त्रों मतलब कहना चाहिए शल्य चिकित्सा के अनुसार है, वो सब कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत शोर हमारे मतलब कहना चाहिए देश में आराम से फैला हुआ है, उसको कर रहे हैं। लेकिन हमको अपने चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा विधि में हमको फेल नहीं होना है। हमको दूसरे को देखकर ये करना जरूर है,
उसको देख कर हमको शास्त्र को पढ़ के करना जरूर है, लेकिन हमको उसका बेसिक आना चाहिए, क्योंकि एबीसी फाउंडेशन इसी बात को लेकर मशहूर है कि यहाँ पर जो भी होता है वो बेसिक को पकड़ते हैं। बाकी तो सब जानते हैं त्रिभुवन कीर्तिरथ क्या करता है, बाकी सब जानते हैं बवन में घी पिलाया जाता है, बाकी सब जानते हैं कि बवन के पूर्व कर्म ये कर्म करना चाहिए और पश्चात ये, और फिर उसका जो उसके उपद्रव होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब जानते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा बेसिक क्या है वो तो हमको पता ही नहीं है, और जब हमको वो नहीं पता है तो हम कर्म कौन सा कर रहे हैं। एक कहा उत्क्षेपण। उत्क्षेपण का तात्पर्य यह है कि ऊपर की ओर गति करने से, ऊपर की ओर गति करना ये उत्क्षेपण है, और उत्क्षेपण का अर्थ ऊपर गति करना होता है। उत्क्षेपण का अर्थ क्या होता है, ऊपर को गति करना होता है। और इस क्रिया या कर्म में प्रदेश के विभाग, हमारा क्या है, ये पूरा एक प्रदेश है, ये सब क्या है, पूरा ये पूरा प्रदेश है। हमारे आचार्यों ने कहा कि पुरुष क्या है, पुरुष एक क्षेत्र है, एक कर्म पुरुष है, एक कर्म क्षेत्र है जिस पर हम काम करते हैं। तो वहां कहा कि क्रिया या कर्म में जो प्रदेश से विभाग और ऊर्ध्व प्रदेश में संयोग होता है। किससे? निम्न प्रदेश से और ऊर्ध्व प्रदेश में जब उसका संयोग होता है, शरीर अवयवों, और मैं इसका पूरा बताऊंगा आपको, शरीर अवयवों यानी कि कोई भी ऑर्गन शरीर का, बा उसके संबंध में जो ऊपर के प्रदेश से संयोग के कारण तथा निम्न प्रदेश के विभाग के कारण रूप को कर्म उत्पत्ति क्रिया कर्म। बोलिए ये क्या बात। देखिए, जिस समय किसी भी क्रिया का, जिस समय कोई भी क्रिया करते हैं हम, उस समय लगातार दो चीज एक साथ होती हैं। जैसे आम पेड़ पे लगा हुआ है और वो टूटा और टूट के नीचे आया। अब इसको आप समझने की जरूरत है कि आम का जो संयोग था उस डाली से था, और जब उसका विभाग हुआ, जब वो उससे टूटा, तो टूटने के बाद फिर जब नीचे जमीन पर आया तो यहां पर संयोग हुआ और यहां ऊपर विभाग हुआ। कहा कि निम्न एरिया से, नीचे के एरिया से ऊपर के एरिया में, तो नीचे के एरिया से क्या हुआ हमारा, वहां से ऊपर उठ के आया तो वहां विभाग हुआ, और ऊपर जाके संयोग हुआ, यानी यहाँ पे जुड़ गया ऊपर के क्षेत्रों से, और वो चीज फिर विभाग की स्थिति में बाहर आई। उसको कहा कि ये जो कर्म उत्पत्ति है, इस कर्म के अधीन ही हम वो काम कर सकते हैं जो आगे नाम दिया गया उसका, क्या, वो आगे लिख लीजिए। इतना आप समझ लीजिए कि उत्क्षेपण। दूसरा कर्म क्या है, उसे उत्क्षेपण कर्म कहते हैं। दूसरा है अपक्षेपण। अपक्षेपण का मतलब, अपक्षेपण का अर्थ नीचे या निम्न प्रदेश में गति करना। ऊपर में, नीचे या निम्न प्रदेश में गति करना। ऊपर से कोई भी चीज जा रही है और जाने के बाद नीचे के क्षेत्र में, नीचे के तरफ जो है जब गति कर रही है, आप समझ सकते हैं कि जो आम था, वो आम में दो स्थितियां एक साथ बनी है। अब गमन जब नीचे कर रही है तो यहां पर पृथ्वी पर आगे संयोग हुआ, यहां से विभाग हुआ, यहां से उसका संयोग। अर्थात ये कर्म उत्क्षेपण के विपरीत, बिल्कुल एकदम विपरीत कर्म है। ये कर्म उत्क्षेपण के बिल्कुल एकदम विपरीत कर्म है। और इस प्रकार ऊर्ध्व प्रदेश, अब आ जाइए अपनी चिकित्सा शास्त्र में। मैं लौकिक रूप से भी समझा रहा हूं आपको, और आपकी चिकित्सा सिद्धांत के हिसाब से शरीर को लेकर भी समझा रहा हूं। इस प्रकार ऊर्ध्व प्रदेश अर्थात जो हमारे ऊपर के ऑर्गन है, ऊपर के क्षेत्र से विभाग और निम्न प्रदेश में संयोग का जो कारण है, उस कारण को, उस कर्म को अपक्षेपण कहते हैं। देखो, वही चीज है।
कि जब इन क्रियाओं में अब हम किसी से पूछें या आप किसी से पूछो व्हाट इज बमन का क्या अर्थ है, आप कहेंगे हम घी पिलाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और ये कर देंगे और उसके बाद फिर ये कर देंगे, हो गया बमन का मतलब ये है। आपसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है जो बीएमएस का है, आपको उसी की भाषा में जवाब देना है और एक बहुत सटीक आंसर देना है जिसको वो चाहता है कि यही बोले, तो आपको ये आंसर ठीक लगेगा, ना कि वो वाला आंसर बमन में हम ऐसा कराते हैं, बमन में हम ये कराते हैं, बमन में ये कराते हैं। दिस इज कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर का लड़का बता देगा, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो भी बता देगा कि ये कराते हैं। तो आपने 20-25 साल प्राप्त करके फिर क्या किया, और फिर आपकी नींव कमजोर है, वो तुम समझ जाएगा कि यहाँ केवल रटन विद्या फलन तनाए, दूसरे को देख के कर्म करा दिया, मतलब पता ही नहीं। और जब आपको मतलब नहीं पता है तब आपको मरीज, बेशक आप सबके लिए पैसा धन जरूरी होता है, प्रेस्टीज भी जरूरी होती है, लेकिन सामने वाला आपको तूल नहीं देगा। क्या का भवन तो अच्छा करा लेते हो, बढ़िया है, लेकिन आपका बेस नहीं है ठीक, आपको पता ही नहीं है कि ये सब चीजें क्या है। ये कर्म है, वो प्रोसेस है, अंतर इतना है। ये कर्म है, वो प्रोसेसिंग है। पंचकर्म इज ए बमन विरेचन इज ए प्रोसेस, नॉट कर्म। ये क्या है, कर्म है। और चिकित्सा में चिकित्सक का क्या कर्म होता है, वो चीज आपको आनी चाहिए। मैं वही चीज बता रहा हूं, बाकी कुछ हटके नहीं बता रहा हूं आपको। मैं कर्म बता रहा हूं, वहां आपको प्रोसेस बता रही है। यानी कि आपने इधर से काटा बीच का ऐसे करके सीधे आप एंट्री कर गए, और एंट्री करने के बाद आपने अपने को चिकित्सक साबित कर दिया, और ना इधर का पता है ना इधर का पता है, दोनों तरफ का किसी को पता नहीं। तो फिर आप अच्छी जगह अगर कहीं स्टेज पे बोलेंगे तो फिर आपको अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बोलने जा रहे हो ना, उसमें 99% ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे वहाँ मतलब कहना चाहिए हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, और मतलब कहना चाहिए और भी जो हमारे आयुर्वेद के जिज्ञासु हैं, प्रैक्टिशनर है, वो सब जानते हैं। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया बमन में हस्त डोरी होती है, बमन में टेस्टिंग डोरी होती है, बमन में होती है, सब जानते हैं। आप बहुत बहुत ज्यादा प्रश्न करोगे, सर इसमें उपद्रव हो गया तो क्या हो गया, सब जानते हैं। अब उपद्रव जब की बात आई, तब आप उपद्रव की जब चिकित्सा करोगे तो आपको ये 5 चीजें, ये उत्क्षेपण, अपक्षेपण है, तीसरा है कृमाकुंचन। कृमाकुंचन का मंत्र आकुंचन कर्म। देखिए, आपको एक चीज को मैं डिस्क्राइब करता हुआ चला जाऊं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऊपर वाले में क्या किया, निम्न प्रदेश से उर्दू प्रदेश में लेके आए, उर्दू प्रदेश से निम्न प्रदेश में लेके आए। और तीसरा आप क्या है कि हमने करा क्या, आखिर करेंगे क्या, क्या किया, कौन सा कर्म किया, यहां से ले आए, यहां से ले आए, तो करा क्या। तब कहा इसे लोक भाषा में सिकुड़ना कहा जाता है। क्या क्या बोलते हैं, सिकुड़ना कहा जाता है। ये बोलते हैं हमारा आकुंचन कर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकुंचन। अब इसको जो चीज बता रहा हूं उसको आप नोट कर लेना, ये मिलेगी कहीं नहीं। कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी है। आकुंचन तो हमने बोल दिया, लेकिन और जब आकुंचन का मतलब ही नहीं जानते, तब हम एक भाषा बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि सुकुड़न। अब आप इसको ध्यान से सुनना। जब किसी स्रोत, हमारा स्रोत है कोई, उसके स्रोत के 2 एंड होते हैं। एक एंड होता है उसका स्रोत का, जहां से वो शुरू हुआ है, और एक एंड वो होता है जहां पर वो खत्म हुआ है। कोई एक नली है या कोई ट्यूब है, उस ट्यूब का एक एंड ये है और दूसरा एंड, कलम के अनुसार बता रहा हूं, वैसे मैं इसको निकाल सकता हूं, निकाल के आप समझा भी सकता हूं। ये एक स्रोत है
और ये एक ऑर्गेन, यहाँ पर एक ऑर्गेन है और यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेन है जो सप्लाई दे रहा है। तो हम कहेंगे ये यहाँ से तो निकल रहा है तो इसको मैं ऐसे दबा देता हूँ, और यहाँ पर जोड़ रहा है तो इसको मैं ऐसे दबा देता हूँ। तो इसके अंदर जो द्रव आ रहा है वो इसमें जा रहा है और ये इसको सप्लाई दे रहा है। तो अग्रभाग इसका ये हुआ और पीछे का भाग ये हो गया। इतना समझ गए? तो एक स्रोतस है, उसके दो एंड होते हैं, जिसे आचार्यों ने कहा कि ये बहिर्मुखी द्वार है और ये अंतर्मुखी द्वार है। जो अंतर्मुखी द्वार होते हैं वो उसका पहला सिरा होता है, अग्रभाग होता है, और जो उसका बहिर्मुखी द्वार होता है वो उसका पीछे वाला भाग होता है। आकुंचन कहाँ होता है? आकुंचन हमेशा अग्रभाग से निम्न भाग की, अग्रभाग से जो दूर का भाग है उसकी तरफ। हम कहेंगे उसके अग्रभाग से उसके दूरस्थ सिरे तक जो आकुंचन हो रहा है उसको हम कहेंगे, ये हमारा जो आकुंचन है इसको हम कहेंगे आकुंचन। जो कर्म हो रहा है उसे कहेंगे आकुंचन, जो कर्म होंगे उसे कहेंगे आकुंचन। समझ गए ना? हमारी आंत के अंदर, मैं बीच बीच में इसलिए बताता चला जा रहा हूं कि इसका हमारे चिकित्सा हम पंचकर्म में क्या मतलब है इसका। हमारी आंत के अंदर, सिंपल भाषा में, हमारी आंत के अंदर जहां उसके अंतर में स्रोतस है, जहां वो शुरू हो रहा है, जहां से वो मटेरियल जा रहा है, वो क्या है? वहां का अग्रसिरा है, और मटेरियल गया और फिर आकुंचन गति के द्वारा जिस रूट पे वहां उसको पहुंचाना था, उसका जो एंड पार्ट था वहां तक उसने पहुंचा दिया। ठीक है ना? अग्रभाग से दूरस्थ भाग तक। तब क्या हुआ वहां? वहां पर क्या हुआ? तो हम कहेंगे कि दोष जो है वो विक्षोभ होकर, तब कहा कि दोष क्षोभ होकर, जब क्षोभ होता है, जब कोई आदमी खाना खा के ज्यादा चलता है, तो जब क्षोभ होता है तो दोष क्षोभ को प्राप्त होकर अपनी उल्टी दिशा में, यानी कि अपने ही उसी स्रोत से, जिस स्रोत से वो वापस आ रहे हैं, वो स्रोतस ऐसा है कि वो स्रोतस ऐसे हैं कि हमारे जो आम कचुना आमास है, यानी कि जो हमारी गृहिणी है, उस गृहिणी से संपूर्ण रस बॉडी के अंदर चला गया, और चले जाने के बाद कुछ ऐसे भी द्रव्य थे जो पक्वाशय तक जाते जाते अब एब्जॉर्ब हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो शरीर में पूरी मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर हमारे पक्वाशय में आके खुलते हैं। हमारे आमाशय में ना, हमारे पक्वाशय में आके खुलते हैं। जैसे कि कोई भी, अगर हमारा कोई ऐसा ड्रग है जैसे कि मूत्र है, तो जब बहुत से, जैसे कि आप अतिसार में पढ़ते हैं, तो अतिसार में जब कोई चीज, कोई द्रव्य जो है पक्वाशय में आके खुलता है, वायु से खींच लेती है, तो कुछ ऐसे द्वार हैं जो शरीर के अंत पार्ट से, शरीर के बहुत दूरस्थ सिरे से आके और हमारी आंत के अंदर खुलते हैं। और जब वो आंत के अंदर खुलते हैं तब जो है वहां से वो स्रोतस, उसका जो स्रोतस है वहां का अगर हम बात करें यहाँ वाले की, तो हम कहेंगे कि उसका जो जो प्रारंभिक सिरा है वो वहां है, और जो उसका आंतरिक मतलब जो एंड पार्ट है वो हमारे पक्वाशय के अंदर है। उस स्रोतस के भी दो पार्ट है, लेकिन जब वायु क्षोभ अवस्था में आई, जब आप जो दो से जब क्षोभ अवस्था में आया, आप चलने के, खाना खाने के बाद आपने लिया और दौड़ मार दी, तब दोष जो है क्षोभ को प्राप्त हो गए। और जब वो क्षोभ को प्राप्त हो गए, वायु उन्हीं स्रोतों के द्वारा, किसके, जिन स्रोतों में कोई चीज वहां से आ रही थी, उन्हीं स्रोतों के दूर सिरे से और एंड की तरफ होते चले गए, या कुछ वैसे गए, कुछ जो दूसरे वाले स्रोत से, जिनका जो मतलब कहना चाहिए जो प्रारंभिक सिरा था वो हमारे पक्वाशय में था, कुछ उससे चले गए और जाने के बाद शाखाओं में फैल गए। और फैलने के बाद तब परिभाषा ये निकाली कि दोनों को अलग अलग कर्म करो।
ये दोनों को हमको अलग करना पड़ेगा। ये कर्म यहाँ पर है और ये कर्म यहाँ पर है। ये बमन विरेचन प्रोसेस, बमन विरेचन दिस इज ए प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले कैसे गया, कैसे नहीं गया, किस रूप से चला गया, कैसे हम वापस लेके आए, तो वो गति हमको समझनी पड़ेगी। तब आकुंचन की गति बताई थी उन्होंने कि अपने प्रारंभिक सिरे से वो अपने एंड सिरे तक, वहां तक अगर जाएगा और वो गति अगर ऐसी हो गई तो उसको आकुंचन कहेंगे। एक दूसरी है, उसके बाद फिर क्या बोले जी, ये तो हो गया। फिर कहा प्रसारण, एक कर्म हुआ। चौथा प्रसारण। प्रसारण का मतलब ये हुआ कि यह आकुंचन के विपरीत एकदम कर्म करता है, विपरीत होता है। इसे लोक भाषा में फैलना कहते हैं। किसी चीज का उन्होंने फैला दिया, कहते हैं प्रसारण करो। इसमें मूल प्रदेश से, मूल प्रदेश से अग्र प्रदेश की ओर, कहां है उसका मूल, वहां है अग्र प्रदेश की ओर अगर गति हो रही है उसकी, तब उसे कहेंगे कि यहां पर जो है प्रसारण। इसका पंचकर्म में क्या महत्व है? इसका पंचकर्म में यही महत्व है, जब हम वो प्रोसेस करते हैं तब वो जो दोष वहां बैठा हुआ है उसकी वहां पर जो मूल है उसको काट के उसके अग्र प्रदेश जहां पर तुम थे वहां पर जाओ, वहां उसको लेके आते हैं और इस कर्म को बोलते हैं ये प्रसारण कर रहे हैं। वो जिन प्रोसेसों के द्वारा होता है उनको पंचकर्म बोलते हैं कि ये जो है ये पंचकर्म है, ये प्रोसेस है। लेकिन वास्तविक पार्ट वो है जिस पार्ट को हमने कभी सोचा ना कभी समझा, और समझने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आजकल बहुत शॉर्ट में सीखना चाहता है आयुर्वेद को, हर चीज को। और खासकर तो आयुर्वेद के मामले में तो बहुत मैंने देखा है कि लोगों को छोटा सा एक वो चाहिए प्रोजेक्ट, जैसे अग्निविदा। हालांकि लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उसमें, हमारे जैसे पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, कहीं मतलब किलोमीटर से पीछे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी सुई लगाना सीख ली, बोले अग्निविद हो रहा है, अग्नि कर्म हो रहा है। अब यही पता नहीं है कि अग्नि कर्म हो। मैं ये नहीं कहता कि सबको पता नहीं है, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि जो हमारे मर्म होते हैं उनमें कौन कौन से महाभूत होते हैं और प्रधान कौन सा होता है और किस मर्म में कौन सा महाभूत प्रधान होता है, तो हालांकि सबको पता होगा, लेकिन बहुत को नहीं पता कि हम जहाँ कर्म कर रहे हैं वो खुद अग्नि का पॉइंट है। जहाँ हम कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में वहां अग्नि प्रधान है और आप उसे अग्नि दे रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई है तो उस मर्म के हिसाब से वहां दोष तय किया जाता है कि इस मर्म में यहाँ पर ये दोष होता है और इसको अग्निकर्म ऐसे करना है, हमको राख से करना है, हमको कील से करना है, हमको स्निग्ध अग्निकर्म करना है। जैसे बोलते हैं ना स्निग्ध अग्निकर्म करना है, तो वहां पर स्निग्ध अग्निकर्म करने से पहले हम उसको मर्म को हमको देखना पड़ेगा कि इस मर्म में आखिर जो महाभूत है वो है कौन सा, ये किस महाभूत से मिलकर ये बना है। वैसे सभी आग्नेय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बात का फल भी होते हैं और बहुत से बात का फल होते हैं। मैं बताऊंगा जब मर्मों की चिकित्सा आएगी तो उसमें बेसिक में आपको बताऊंगा कि कैसे। पांचवा होता है गमन। ये हमारा लास्ट कर्म है और हमारा लास्ट कर्म है। और पंचकर्म में फिर क्या होता है, जैसे संयोग और विभाग से आम टूटा और टूटने के साथ उसका विभाग हुआ, पृथ्वी से जोड़ा, वहां पर संयोग हुआ। हम वहां पर कर रहे हैं संयोग और विभाग। कहा हमने स्नेह दिया, स्वेदन दिया, और स्वेदन देने के बाद वहां पर जो संयोग था उसको तोड़ा और विभाग, और विभाग से फिर हम क्या काम किया, हमारी जो जो प्रसारण गति थी फैलाते हुए, किसको, स्रोत को फैलाते हुए, और हम उस दोष को कहाँ लेके आए, जहां से वो गया था। बोले आप दिल्ली गए थे ना, बोले हाँ जी। कैसे आओगे? उसी ट्रेन से आओगे जिस ट्रेन से आप गए हो। तो हम उसी ट्रेन से लेके आए हैं आप, और वहां से बढ़िया करके लाए हैं, पका के लेके आए हैं, और फैलाते हुए कोई आराम आपको कष्ट नहीं हुआ है। हम आपको उसी रूट के द्वारा बाहर, उसी रूट के द्वारा जो है यहाँ तक लेके आ रहे हैं, और आप आइए। तब वहां पर क्या हुआ, उसका विभाग हुआ, और यहाँ आके क्या होगा, संयोग होगा, और बीच की जो चीज होगी वो क्या होगी, जिस संयोग और विभाग के कारण रूप कर्म की दिशा
तथा प्रदेश अनिश्चित होता है, उसे गमन कर्म कहा जाता है। और इस गमन कर्म का जो उद्देश्य होता है वो पंच कर्म में जब हम आखिरी प्रोसेस में पहुंचते हैं जाके, तब आखिरी प्रोसेस से लेके और शुरू की प्रोसेस तक इस सभी में ये पांचों चीजों को जो हमारे कर्म है ये हमको करने पड़ते हैं। और जिन विधाओं के द्वारा करा जाता है, सॉरी, जिन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जिनके द्वारा किया जाता है, जिनका नाम लेके किया जाता है, उन्हें कहते हैं बवन, विरेचन, बस्ती, रक्तमुक्षण एंड नस। ये जो पांचों चीजें हैं, ये प्रोसेस है। वास्तविक जो पंचकर्म का जो अपना मेथड है, पंचकर्म का जो अपना मूल बेस है, वो मूल बेस यही है। उसको आप एक बार लिख भी सकते हो, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इनके द्वारा अगर आपको इनका मूल पता है, मैं आपसे कह दूं आप क्या कर रहे हैं, बोले जी आप आकुंचन कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं। आपने सबसे पहले जब किसी भी पेशेंट को घी पिलाया, उस समय आप क्या कर रहे हैं, आकुंचन कर रहे हैं या प्रसारण कर रहे हैं? अब उनको यही नहीं पता है। वो कह रहा है हम घी पिला के स्निग्धता पैदा करेंगे। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं आप आकुंचन कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, बोले क्या मतलब? तब आप जवाब दे दीजिएगा कि अभी हम यहाँ पर आकुंचन कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर प्रसारण कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तो हम उल्टी गति बहेगी और जिस तरह से बोई गया है हम उसी तरह से इसको ले जाएंगे। और वहां जाके जहां दोष है, उस दोष को जाके वहां पर स्निग्धता का मतलब उसे पिघलाएंगे। पिघलने की स्थिति, पिघलेगा नहीं, वो घी से कभी पिघलता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं घी से पिघल जाता है। अरे नहीं, घी से पिघलता नहीं है। घी से क्या होता है, उसमें मृदुता आती है बस। जैसे कि एक परात है, अब मैं आपको उस वाली प्रोसेस पे, ये 5 प्रोसेस आपको एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और इनको जो है मैं पंचकर्म में बीच बीच में बोलते चला जाऊंगा। जब मैं आपको करूंगा तो ये सब चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी और पंचकर्म एकदम मज के सामने आ जाएगा आपके कि यही पंचकर्म है, बाकी तो भूल जाओ। विवेचन, भवन विवेचन होगा यार, हमको कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको आकुंचन करना है, प्रसारण करना है, गमन करना है, उत्क्षेपण करना है, अपक्षेपण करना है। ये 5 करने हैं, कर्म करने हैं अपने 5, क्योंकि चिकित्सक के कर्म होते हैं, वो जिसके द्वारा करता है वो प्रोसेस होती है। इनको आपको समझने की जरूरत है। जरा मैं फेसबुक पे ये देखना चाहता हूँ, और जो हमारे एबीसी फाउंडेशन के सभी लोग, सभी सदस्य हैं, ज्यादातर सभी जुड़ गए हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, या सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे को एक आध कमेंट्स कर दें, ताकि मैं अगर कोई समझाने में कोई शैली अगर मुझे ढूंढनी पड़े तो मैं उसको ढूंढ लूँ। मैं 1 मिनट 10 सेकंड के लिए अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम एबीसी फाउंडेशन पर तो आपने आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन पे तो पूरा एकदम अच्छे करके से चलते हैं, और सबको, क्योंकि वहाँ एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हो जाता है, और इंटरेक्ट करते हैं तो फिर सब चीज़ जो है वो क्लियर एक दूसरे से हो ही जाती है, वो सब कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि फेसबुक पे आप कमेंट्स कर सकते हैं सिर्फ मुझे, बाकी जो है वो सीधे बात नहीं कर सकते। बढ़िया जी। तो हम जो जो हाँ जी जी जी, थैंक यू, सबको अच्छा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो फिर हम अपनी जूम मीटिंग जो हमारी 8:30 बजे होती है उस पर हम कर लेंगे। और डेली होती है वो, हमारा नियम है। बस केवल संडे की छुट्टी रखते हैं। बाकी पवन जी लिख रहे हैं, बिलाल जी लिख रहे हैं, अच्छा, अंजलि जी लिख रही है, संगीता जी ने भी लिख दिया, निशा जी ने भी लिख दिया, अरुण जी ने भी लिख दिया, अमरीश गोयल ने भी लिख दिया। तो ये जो 5 कर्म होते हैं, मैं इसको फिर एक बार बता रहा हूँ, जो हमारे फेसबुक पे डायरेक्ट एकदम सुन रहे हैं, मैं उनको फिर एक बार बता रहा हूँ। उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर की ओर गति करवाना। अपक्षेपण का नीचे की तरफ गति करवाना। आकुंचन कर्म सीधे सुकोड़ना, अर्थात उसके जो शरीर से जो मुख है उसका द्वार, उसके जो जहां तक टारगेट द्वार है वहां तक ले जाना। और जो प्रसारण है टारगेट द्वार से और फिर सीधे उसके मुख्य द्वार तक। और गमन, गमन का मतलब यही होता है कि कार्य रूप जो हमने संयोग विभाग किया, अर्थात जो वहां से संयोग विभाग करके और फिर वहां तक लेके आए, इस पूरे जो कर्म है ये चिकित्सक के 5
फिर कहाँ से ये कर्म होते हैं, और किस कर्म में संशोधन चिकित्सा के ये 5 पार्ट हैं, और जिनकी प्रोसेसिंग जो अलग अलग है, वमन, विरेचन, बस्ती, इनको सबको नाम दिया गया है, लेकिन कर्म वास्तव में हम यही करते हैं। अब हम देख लेते हैं, जब हमने किसी को घी दिया, मैं सीधे सीधे पहले जब हम किसी को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पंचकर्म में हम पेशेंट को प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन जब करेंगे तो प्रिपरेशन में हमारी 4 प्रोसेस आती हैं, और उन 4 प्रोसेस को हम प्रिपरेशन में लेते हैं। 4 प्रोसेस में नंबर 1 जो प्रोसेस आती है हमारी प्रोसेस, दीपन पाचन, और फिर उसके बाद हमारा आता है स्नेहन सेवन। तो हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रिपरेशन में हमको दीपन पाचन देना होता है। दीपन पाचन में हमको ये देखना होता है कि दोष कौन सा है, और दोष से उत्पन्न जो आम है वो कौन सा है, क्योंकि हर आम अलग अलग, अगर हर आम अलग अलग नहीं होता तो 3 प्रकार की जो हमारे 4 प्रकार के जो शेषाजीर्ण है वो उनका वर्णन आचार्य नहीं करते, और जब वो नहीं करते तो इसका मतलब आम भी अलग डिफरेंट टाइप का है। वो हम एबीसी फाउंड, जब मैं आम की पूरी बताऊंगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम एबीसी फाउंडेशन में मैं सब कुछ बता चुका हूँ इसके लिए। तो 4, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। पवन शर्मा जी हमारे कह रहे हैं इसमें स्नेक का जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया है। स्नेक किस तरह से जो है वो गति करता है, और अपने जो है वो देखिए उसका जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्नेक का मतलब सांप को देख लो आप, जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो सांप को देखकर वो देखेंगे आप, तो जब वो आगे को गति करता है तो उसका जो एंड पार्ट होता है वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है, ऐसे करता है। लेकिन जब वो कुछ खाता है तो उसको आप देखेंगे तो पीछे की तरफ जो है मुड़ के चला आता है। तो आप उसमें एक ही जीव में 2 चीजें, एक खाते वक्त और इसको चलते वक्त, दोनों को एक ही साथ देख सकते हैं, और उसका एक स्रोत मान सकते हैं कि देखिए एक ही स्रोत में 2 काम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, धन्यवाद। तो जब हम किसी को करते हैं दीपन पाचन, दीपन दिया हमने, तो दीपन के हिसाब से फिर हमको देखना पड़ता है। मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, देखना पड़ता है कि आम किस सीजन में है, आम का किस दोष के द्वारा मतलब आम बना है, वायु के द्वारा, पित्त के द्वारा, कफ के द्वारा। एंड मैं आपको अभी आउटलाइन बता रहा हूँ, मैं पंचकर्म की जब पूरे 40 क्लास लूंगा कभी अपने एबीसी फाउंडेशन पर, तो मेरे तो 2 महीने का होगा कम से कम उत्क्षेपण ऊपर की गति, जी उत्क्षेपण, जी उच्च, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक लिखा है, उत्क्षेपण ऊपर गति करता है। जी, तब तब फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। तो ये जो 5 होते हैं, ये जो 4 प्रकार के बताए हैं, उनमें से रस शेषा जीर्ण को आचार्यों ने कहा है कि ये हमेशा बनता रहता है, लेकिन यदि कि इसकी मात्रा स्टोर होती चली गई शरीर के अंदर तो यही रस शेषा जीर्ण आगे जाके उस दोष के अनुसार उस आम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रस शेषा जीर्ण का मतलब, जैसे कि हम अगर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि फाइब्राइड की संप्राप्ति जिस तरह से बनती है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड रह गया यूट्रस के अंदर, थोड़ा थोड़ा रह गया, इस महीने थोड़ा रह गया, अगले महीने थोड़ा रह गया, उदावर्त के कारण अगले महीने थोड़ा रह गया, तो इस तरह से थोड़ा रहते 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 वहां पर फाइब्राइड की संप्राप्ति बन जाती है। उसी तरह रस शेषाजीर्ण अगर थोड़ा थोड़ा बन गया और बॉडी ने उसको यूज नहीं करा, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके उस दोष से संबंधित आम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो आगे रोग उत्पत्ति करता है। इसलिए आचार्यों ने रस शेषाजीर्ण को बहुत ज्यादा लाइट में ना लेके बल्कि गंभीर अवस्था में लिया कि इसको आप जरूर देखें। तो हम पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको दीपन पाचन देते हैं। बहुत से दीपन पाचन किस तरह से हम लोग देते हैं, खासकर अगर हम ये देखें तो हम जब चरक संहिता उठा के देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी पाचन द्रव्यों का वर्णन नहीं है। जब हम 50 महाकसाओं का देखेंगे तो उन 50 महाकसाओं में सूत्र स्थान में जाएंगे तो जब उसमें देखेंगे तो पाचन द्रव्यों का वर्णन नहीं है, वहां केवल दीपनीय द्रव्यों का, 10 दीपनीय द्रव्यों का एक गढ़ बनाया हुआ है, और उसी 10 दीपनीय द्रव्यों में वो दीपनी वाले ड्रग है, अर्थात जो दीपन करते हैं वही ड्रग अनुपान रूप से, संयोगादि रूप से पाचन का कार्य। और जब वो पाचन का काम करते हैं तो दीपन पाचन हम जब तक देते हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि
कोई लिमिट है कि आप 4 दिन 5 दिन दीपन दें, फिर उसके बाद में दीपन पाचन दें 5 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेशेंट बताएगा कि मेरे को दीपन पाचन, आपका पेशेंट बताएगा कि मेरे को दीपन पाचन हुआ या नहीं हुआ। उसके कुछ लक्षण होते हैं कि दीपन पाचन में ये लक्षण हमको मिल गए, तब हम उसका दीपन करेंगे। ये कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी आचार्यों ने ये क्लियर नहीं किया है कि आपको 4 दिन ही दीपन करना है, 5 दिन ही दीपन करना है, 6 दिन ही दीपन पाचन करना है। आपको दीपन पाचन की एक अवस्था विशेष लानी है कि दीपन पाचन हो चुका है, अब हम इसको आगे की प्रोसेस दें, अर्थात अग्नि इस काबिल हो जाए कि दिए हुए किसी प्रकार से घृत स्नेह मज्जा जो भी हम दे रहे हैं उसके लिए रोग अनुसार वो बगैर किसी कोई अपने विकृत कर्म करने के, अग्नि विकृत कर्म ना कर पाए, मंद ना हो, वो उसको पचा ले, तब हम मानेंगे कि उसका दीपन अच्छी तरह से हुआ है, उसका पाचन अब अच्छी तरह से हो जाएगा। और फिर उस स्थिति में आप दूसरी बार जब हम देखेंगे कि अब हम निर्धारित करेंगे इसकी कोष्ठ क्या है, क्योंकि कोष्ठ का निर्धारण ही आपकी सफलता है। जिसको कोष्ठ निर्धारण करना नहीं आया, फिर जो है उसको जो है पंचकर्म में कुछ नहीं आया। कोष्ठ निर्धारण करेंगे कि कोष्ठ निर्धारण अलग अलग है, तो वो कोष्ठ निर्धारण भी अलग अलग द्रव्यों से करते हैं। और वो कोष्ठ निर्धारण ये नहीं होता कि हम जो है एक ही द्रव्य से कोष्ठ निर्धारण कर लें कि कोष्ठ निर्धारण हो गया। किसी को मांस दूसरे चूर्ण से होता है, किसी को दूध से होता है, किसी को एरंड तेल से होता है, और किसी को घी से होता है। इससे हम कोष्ठ निर्धारण करते हैं कि इसका कोष्ठ कैसा है, मृदु कैसा है, मृद है, मध्यम है, या फिर इसका क्रूर कोष्ठ है। उसके हिसाब से उसको फिर टेस्ट डोज देते हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं। टेस्ट डोज का नियम होता है कि टेस्ट डोज आप एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते, उसको कम से कम आपको 2-3 दिन लगेंगे मरीज, किसी भी मरीज की टेस्ट डोज निर्धारित करने में। आपने टेस्ट डोज में एक मरीज को देखा कि ये मध्यम कुष्ठी है, और आपने सबसे पहले उसको टेस्ट डोज दी कि आप इसे 20 ml पियो, 1 घंटे मेरे पास बैठो, और फिर मुझे बताओ 1 घंटे में किसी भी तरह से कोई दिक्कत, आपको कोई डकार, कोई मतलब कोई भी परेशानी, किसी तरह से पेट में दर्द, आपको कितनी देर बाद भूख लगती। तो टेस्ट डोज देने के बाद पेशेंट को कम से कम 20 मिनट के बाद अगर भूख लगती है तो निर्धारित कर ली जाती है कि इसकी टेस्ट डोज इतनी है, और उस टेस्ट डोज की कितनी मात्रा अब हमको आगे बढ़ानी है वो हमको देखनी है। तब आप टेस्ट डोज की, मेरे हिसाब से देखिए, आज के हिसाब से ग्रंथों में पढ़ेंगे बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ग्रंथों में उस समय बलवान आदमी हुआ, और उसके हिसाब से आचार्यों ने निर्धारित किया है कि आप जो है उस समय की जो टेस्ट डोज थी वो अलग थी। आज की टेस्ट डोज वैद्य जो है खुद निर्धारित करे कि टेस्ट डोज के हिसाब से उसको घृतपान कितना करें। अगर आपके पेशेंट को लगता है कि मेरे पेशेंट 30 ml जो है वो या 20 ml जो है टेस्ट डोज इसकी हो गई, जिसे टेस्ट डोज लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, 1 घंटा बैठा रहा, 20-25 मिनट के बाद इसने कहा मुझे भूख लग रही है, तब आप उसकी दूनी मात्रा पहले दिन दे दें कि अब इसकी पहली डोज 40 ml दे दें। इसके हिसाब से फिर आप उसको नोट करते चले जाएं कि भूख 1 घंटे में लग गई, अगले दिन आप उसको 80 ml कर सकते हैं। फिर देखें कि इसको 80 ml देने के बाद 2 घंटे के बाद भूख लग गई, अगले दिन आप उसको 120 ml कर सकते हैं। सॉरी 4 घंटे के, हाँ उसके दूना थोड़ा सा, उसका दूना ही टाइम लगता है थोड़ा सा। अगले दिन आप उसकी दूनी डोज कर सकते हैं। 120 ml दिया, अगले दिन फिर आप उसका कम से कम उसको 3-3.5 घंटे के बाद आप उसको भूख लगना शुरू हो जाएगी। 3 घंटे के बाद आप उसकी अगली डोज 3-3.5 घंटे के बाद फिर उसकी जितनी मात्रा है तीसरी डोज की, उतनी मात्रा की आधी मात्रा उसमें मिलाएं और 180 ml दें, और फिर इंतजार करें। पेशेंट फिर बताएगा मैं 3 घंटे में मुझे भूख लग गई थी, और फिर आप स्निग्धता के लक्षण को देख लें। जब वो स्निग्धता के लक्षणों का मतलब कि हमारा जो हम आकुंचन कर रहे थे वो आकुंचन हमारा पूरा हो चुका है, अर्थात हमारा जो ड्रग था वो अब उसके बहिर्मुखी द्वार तक पहुंच चुका है, टारगेट सेल तक पहुंच चुका है, और वहां पर दोष को जाके ये मृत्यु कर देगा। जब वो मृत्यु प्रदान कर देगा तब फिर हम उसको स्वेदन का मतलब होता है परिपक्वता, अर्थात हम उसको अब पकाएंगे। अर्थात पकाने का मतलब जब तक वो पकेगा नहीं तब तक धातुओं को छोड़ेगा नहीं। जब वो स्वयं पक्व हो जाएगा आम, तब वो स्वतः ही धातुओं को छोड़ देगा और अपने गमन स्थल जहां से वो आया है पक्व होकर आपके आमाशय या आपके पक्वाशय में आ जाएगा, और आने के बाद फिर दोबारा से वो
आने के बाद जो आपको कर्म करना है, चाहे फिर आप वमन करिएगा, चाहे आप विवेचन करिएगा, इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको मेरे से जो है मैं थोड़ा टाइम कम होने की वजह से आपको शॉर्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं, लेकिन की पॉइंट आपको मैं बताता चला जा रहा हूँ। फिर आप वमन करिएगा, फिर आप विवेचन करिएगा। आपको पता है कि अब हमको हमारा जो प्रसारण गति थी, वो जो आकुंचन गति, जो आकुंचन कर्म था, वो पूरा हो चुका है। और पूरा होने के अनंतर हमने वहां पर स्वेदन दिया। हमारी जो आखिरी हमारी प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट की जो आखिरी स्टेज थी, उसमें स्वेदन दिया। स्वेदन का मतलब होता है दोषों को पकाना। वहां हमने दोष को पका दिया, अर्थात उसे पक्व कर दिया। और जब कोई चीज पक्व होती है तो वो धातुओं को छोड़ देती है और अपने गमन स्थान जहां पर लान जहां से वो गई है वहां पर फिर वो वहां से गमन करना शुरू कर देती है। तो हमारा क्या हो गया? प्रसारण। उस बीच जितना भी कर्म हुआ, वो कर्म हुआ हमारा स्रोतो शुद्धि का। क्या हो गया? पूरा स्रोत शुद्धि। पूरे स्रोत के अंदर लिप्त था, और लिप्त होने के बाद हमने मृत कर दिया, और मृत करने के बाद फिर हमने उसे पक्व कर दिया। तो स्रोतस में भी जो आम था, स्रोतस में भी जो अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ था, जिसके कारण स्रोतस बंद थे, वो भी क्लीन होते चले गए। और जब क्लीन होते चले जाएंगे तब हमारा चौथा कर्म होगा, और वो होगा हमारा प्रसारण। और जब ये प्रसारण पूरा कर्म हो जाएगा हमारा, तब प्रसारण के बाद फिर हमारा वहां से गमन शुरू होगा। और जब ये गमन शुरू होगा, तब फिर क्या होगा कि हमारे जितने भी जो पक्व दोष हैं वो हमारे कोष्ठ में आ जाएंगे। शाखाओं से कोष्ठ में आ गए, और शाखाओं में कोष्ठ में आने के बाद फिर हमारी जो प्रोसेसिंग शुरू होगी वमन की, विरेचन की। वास्तव में क्या था? वास्तव में अब समझ में आ गया होगा आगे कि आखिर पंचकर्म है क्या बवाल। क्या वमन पंचकर्म है? नहीं। ये जो ऊपर वाली 4 प्रोसेस थी, ये पंचकर्म। जब ये पांचों प्रोसेस आपकी बहुत बढ़िया तरह से हो गई, तब मदल फल पिला दो उसको, मुलेठी पिला दो उसको, जो मर्जी पिलाओ, करेगा वमन ही। और उपद्रव, उपद्रव तो बहुत दूर खड़ा रहेगा, मतलब ही नहीं है कि उपद्रव हो जाए। उपद्रव कहते किसे हैं? होगा ही नहीं, क्योंकि आपके जो अपने आध्यात्मिक कर्मों से 5 कर्म आपने छांटे थे चिकित्सा शास्त्र के, वो आपने कंप्लीट कर दिए। अब तो क्या है? अब तो एरन तेल पिला दो, चाहे उसे अंशकुची खिला दो, चाहे उसे जमाल घोटा खिला दो, होगा विरेचन ही। बस यह है कि आपको देखना है कि ज्यादा नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए, सम्यक रूप से हो जाए, लेकिन जो मेन काम था वो किया। और वो मेन काम क्यों किया? ताकि कोई भी किसी भी तरह का, ये 5 जो हमारी प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रकार का उपद्रव पैदा ना हो। आयुर्वेद की दृष्टि से कर्म का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण आचार्यों ने दिया है, उसका संक्षिप्त विवरण अब मैं इसके अंतर्गत कर रहा हूं। और वो आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं, वो 3 पॉइंट आप ध्यान में। संयोग विभाग का कारण रूप कर्म व गति करना चिकित्सक का मूल उद्देश्य होना है। किसी भी चीज में चिकित्सक किस, मैं एक मतलब जिसे बोलते हैं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब बार बार उसे करता है, बार बार उसे रिपीट करता है, ये होता है उसका कर्म। चिकित्सा व कर्म में अंतर इतना होता है कि कर्म ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, कर्म बुद्धि के द्वारा, कर्म मन के द्वारा, और कर्म आत्मा व संयोग आदि विषयों के द्वारा किया जाता है। और चिकित्सा कर्म तो कोई भी कर सकता है। आयुर्वेद में विशेषकर चरक संहिता में जो दर्शनों ने, अन्य दर्शनों ने चरक संहिता में जो वर्णन किया है चरक ने, वो बहुत सुंदर किया है, वो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत व्यवहारिक है, और वो सब आयुर्वेद में उपलब्ध है। लेकिन आयुर्वेद से ज्यादा ये जो है किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है।
आयुर्वेद में जो चरक ने कर्म और क्रिया को संयोग और विभाग का कारण कहा है, उसका स्वरूप आयुर्वेद में इन 5 पॉइंटों में, 1 2 3 4 5 5 पॉइंटों में मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ बता देता हूं, लेकिन टाइम अभी है मेरे पास। आयुर्वेद में चरक, आचार्य चरक का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैंने देखो कोई पंचकर्म आपको नहीं बताया, लेकिन पंचकर्म से संबंधित जितनी भी जो अंदरूनी जानकारी, शायद मैं समझता हूं कि जितने भी आप लोग सुन रहे हो उसमें से कम 20% लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, और जो 80% है वो शायद जो है वो जान गए होंगे इसके लिए। वो पहले से ही इसको जो है वो पढ़े हुए होंगे, करे हुए होंगे, उनका अपना वो होगा। जब हम चरक में सूत्र स्थान 11 में, अध्याय 11 में हम जब देखते हैं तो उन्होंने वहां पर एक श्लोक लिखा है चरक ने, कर्ता करणयों संयोगा क्रिया। जब कर्ता व करण का संयोग होता है, कारण का, कर्ता का मतलब कारण का, दोनों का संयोग होता है। कारण किस रूप में किया, जैसे कारण, किसी के कारणवश मैंने ये काम किया, वरना मैं ये काम नहीं करता, तो कर्ता कौन हो गया, मैं। कारण कौन हो गया, वो जो था सामने। जब कर्ता और करण का जब संयोग होता है तब कर्म की उत्पत्ति है। तो जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, जो क्रिया होती है उसी क्रिया का जो फल होता है, उसी क्रिया का जो आखिरी पार्ट होता है, उसको हम कर्म बोलते हैं। और हम जब अपनी भाषा में बोलें तो हम ये कहें कि जब हमने, चिकित्सक ने कोई कर्म किया, कर्ता ने किया, कारण क्योंकि भैया दोष थे वहां पर, इसलिए मुझे करना पड़ गया। तो जो आपने किया, जो आपने क्रिया की, उन दोनों के बीच में हुई, उसको कहा कि यही कर्म है। और इसका जो परलक्षित जो कर्म क्या होता है, परलक्षित, उसका क्या है, मतलब जो हम कहेंगे कि उसका लक्षण क्या है, तो हम कहेंगे परलक्षित होने के बाद जो हमको दिखता है वो हमारा कर्म का स्वरूप होता है। और वो होता कैसे, जब कर्ता आत्मा का संयोग, कर्ता आत्मा मतलब मेरी आत्मा का संयोग जब रज और तम से गुण से होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि कभी किसी ने कहा ना, मैंने सुना था कभी, बहुत बड़े एक हमारा चैनल है उसको सुना था मैंने, हमारे हमारे देश में तो बहुत बहुत बड़े पैनल चल रहे हैं, तो मैंने सुना था, तो वहाँ बोल रहे थे कि वहाँ कहा था कि जो आयुर्वेद को, आयुर्वेद में अभाव को नहीं माना गया है, मतलब अभाव को माना ही नहीं है, कि अभाव की कोई गणना नहीं की गई है और ना ही उसको माना है। तो मेरे दिमाग में बड़ा वो एकदम प्रश्न उठा, मैंने कहा क्या बात है, मतलब अभाव को नहीं माना, किसने कह दिया। तो आचार्य चरक ने फिर 3 जगह चरक संहिता में अभाव को माना है, और वो पहला मैं बता रहा हूं इसको। उन्होंने कहा कि जब आत्मा का संयोग रज, समझ, थोड़ा सा मैं बहुत रोक के बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आत्मा का संयोग रज और तम गुण से होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसमें प्रवृत्ति या क्रिया का कारण रजोगुण होता है। अब आप लगा लो कि जब वायु को कहा गया, वायु को जब आचार्यों ने कहा कि यही विभु है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है, तब यहां पर देख लो, जब प्रकृति में जब रज और तम इनका जब संयोग हुआ, तो संयोग में कारण क्या था, तो वो क्या था, हमारा रजोगुण कारण था, उसके कारण संयोग हुआ, तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अगर यही रजोगुण, अगर रज और तम ये दोनों ना हो तो सत्व रह जाएगा, और जब सत्व रह जाएगा तब क्या होगा, सृष्टि का, जल्दी लिख दो फेसबुक पे, सृष्टि का नाश होगा।
अर्थात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और फिर इस दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं, दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती। और जब नहीं होगी तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब वहां पर अभाव की गणना की आचार्य ने, बोले नहीं, यहां पर भाव पदार्थ जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। तब वहां पर अभाव की गणना की कि इनका अगर अभाव हो गया तो आपका फिर भाव कहां से रह जाएगा। आप तो फिर खुद ही मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, और आप जब मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे तो पूरी सृष्टि ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। फिर इस दुनिया में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए अभाव की सत्ता है कि नहीं? समझ में आया कुछ? यहाँ पर ये सब यहाँ पर मुझको कहने की क्या आवश्यकता होगी, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें चिकित्सा शास्त्र में अर्थात पंचकर्म में हमारे पूरी तरह से साथ देती हैं, अगर वो हमें अपना बेसिक पता हो तब। और अगर बेसिक नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग आप लोग भी करते हो, बहुत से लोग करते हैं, रोज कोई ना कोई दिखाता है, रोज कोई ना कोई वक्तव्य देता है, रोज कोई ना कोई पंचकर्म पे कुछ ना कुछ करते हैं, रोज पंचकर्म पे कुछ ना कुछ आप लोग जरूर पढ़ते हैं कि वहां अच्छा है, वहां अच्छा है, और सब जगह अच्छा है। और जिनको ये सब आता है कि ये पांचों हमको जो है ये आध्यात्मिक कर्म के आधार पर, अगर हम आध्यात्मिक कर्म तो जरूर है लेकिन हमारे चिकित्सा से संबंधित है, ये बेसिक है, पंचकर्म प्रोसेस के बेसिक। अब ये पंचकर्म जब प्रोसेस के बेसिक है और बेसिक ही हमको नहीं पता है, तो वमन में भी हमेशा यही चीज और ध्यान है कि उपद्रव ना हो जाए। सर वहां पर ऐसे कैसे हो जाएगा, सर वहां पर अगर ये दोष नहीं पहुंचा तो वहां पर हम कैसे उसको निकालेंगे बाहर। तो आपको जब ये चीज पता होगी कि कहाँ पर मुझे क्या करना है, कौन सा कर्म कैसे करना है, और जो पहली, जो दूसरी, तीसरी और जो चौथी अवस्था है, अर्थात हमारी जो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट की 4 स्टेज आचार्यों ने कही है, वो इन्हीं के आधार पर है। और पूरी प्रोसेस जो करी है उन्होंने, वो इन्हीं, जो प्रोसेसिंग है वो पूरी इन्हीं के आधार पर है, कहीं पर कुछ हटके नहीं है। बस आपको इतना मतलब पता होना चाहिए और उसका पूरा वैज्ञानिक रूप पता होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक रूप ये है, तो आपके किसी भी पेशेंट में कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव पैदा नहीं होता। दूसरा था शरीर का आहार। देखिए, शरीर का आहार से संयोग, मुंह में गस्सा दबा लिया, गस्सा का मतलब ग्रास, और आहार का अग्नि से संयोग। देखिए मजे की बात, शरीर का आहार से संयोग, आहार का अग्नि से संयोग, और पुनः पाचन उपरांत, पाचन जब हो गया तो प्रसाद और किट्ट भाग में विभाग, प्रसाद और किट्ट भाग में विभाग हो गया, और पुनः प्रसाद का धातुओं से संयोग, और पुनः रस अग्निया तथा धातु अग्नियों द्वारा पाक होकर उपधातुओं व मलों का विभाग आदि होता रहता है। और इस प्रकार शरीर की क्रिया में भी संयोग और विभाग होता रहता है, जो कर्म के लक्षण का व्यवहारिक स्वरूप। समझ में आया कुछ? जरा कोई थोड़ा सा लिख के, क्योंकि ये चीज आपको पहली बार मुझे लगता है, बाकी तो सब जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार आप लोग सुन रहे हो, तो मेरे को फेसबुक पे कुछ हाय हो, हेलो ओके बढ़िया, या ठीक है, या थोड़ा सा बात करो, या थोड़ा सा अलग करो, थोड़ा सा ऐसे करके दो, तो मुझे आप कर सकते हैं, ताकि मैं फिर इसको दोबारा से एक बार सरल भाषा में। देखिए, हमने शरीर खाया, हमने अन्न खाया, अन्न का यानी आहार का संयोग हुआ, हो गया जी। जब हम निकल गए उसके, जब हम निकल गए तो फिर हमारी अग्नि ने पचाना शुरू किया, बोले हाँ जी हो गया। तब वहां पर संयोग हो गया, संयोग और विभाग बता रहा हूं। पुनः उसका पाचन जब शुरू हुआ, तब वहां पर जो हमने खाया उसका हम कहते हैं प्रसाद और पित्त भाग में उसका विभाजन हो गया, अर्थात वो विभाग हुआ। फिर वहां पर उसका जब विभाग होने के बाद प्रसाद भाग जो है धातुओं में चला गया, और धातुओं जाने के बाद धातुओं से उसका संयोग हो गया। जब धातुओं को जब सब कुछ ये मिल गया, जब धातुओं को सब ये मिला, और मिलने के बाद फिर जो वहां की रसाग्नि थी, जो रक्ताग्नि थी, जो धातुअग्नियां थी, उन्होंने फिर उसको पकड़ डाला। तब वहां पर फिर विभाग होना शुरू हो गया और उपधातुओं में कन्वर्ट कर दिया कि जो आपको जिसमें जैसी जरूरत है, हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं इनके, अब आपके हिसाब का आप ले जाओ इसको और अपना यूज करो, और उसमें से मलों को भी निकाल दिया। तो ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं, ये जितनी भी हमारी जो
क्रियाएं हैं वो संयोग और विभाग इन दोनों के कारण होती है, और पूरी हमारी आयुर्वेदिक साइंस संयोग और विभाग पर टिकी हुई है, और संयोग और विभाग पे ही पूरा पंचकर्म टिका हुआ है। और संयोग और विभाग के हिसाब से ही जो 5 कर्म बताए हैं चिकित्सक के, वो 5 कर्म हैं। और 5 कर्म के बाद जो 5 प्रोसेसेस हैं, हमारी जो विधियां हैं, वो पंचकर्म की जो वमन विरेचन है वो बताई गई हैं। और उसके आधार पर अब आपकी 3 रह गई, इन 3 को जो है मैं अगले शुक्रवार को लूंगा। और मैं यहाँ पर जो है इसको निशान लगाए दे रहा हूँ, ताकि ये पंचकर्म का जो पार्ट है वो मैं पूरा करते चला जाऊँ। आज डेट हो गई आपकी 30, और ये होगी लगभग 7-10 के लिए होगा, वो मैं इस पे लिखा। इसी के साथ मेरी फेसबुक थोड़ी सी चली गई थी। मैं जो सब लोग जुड़े हैं, हमारा एबीसी फाउंडेशन के सब जितने भी मेंबर हैं ज़्यादातर जुड़ जाते हैं, और हमारे साथ में देख रहे हैं जितने भी सब लोग जो है वो फेसबुक पर, सबको मेरा प्रणाम। जो फेसबुक पे देख रहे हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। मेरे पास कुछ मेरी फेसबुक में नेम है, क्योंकि बीच में मेरी फेसबुक बंद हो गई थी। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, महेंद्र कुमार कोहली जी देख रहे हैं, इनको मेरा नमस्कार। पवन शर्मा जी नमस्कार। खुशबू बिश्नोई जी नमस्कार। सरोज जी नमस्कार। सरोज जी ने तो पूरा मुझे लग रहा है लिख लिया, और बढ़िया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अरुण कटारिया जी नमस्कार। निशा जी नमस्कार। गुरप्रीत जी नमस्कार। राम प्रताप चौधरी जी डॉक्टर साहब नमस्कार। शिवम कुमार नमस्कार। अजयकांत गौरव जी नमस्कार। विकास अवस्थी जी नमस्कार। संगीता कुशवाहा जी नमस्कार। वंदना पाठक जी नमस्कार। आनंद आयुर्वेदा आर्यालय नमस्कार। और प्रियंका मानी जी नमस्कार। इतने मेरे फेसबुक पे आए हैं, बीच में मेरी फेसबुक बंद हो गई थी। सबके लिए प्रणाम। 8:30 बजे हमारा जूम सेशन शुरू होगा, हम उसमें सब मिलते हैं। और तब तक के लिए मैं अपना जो है वो अपना जो वक्तव्य वो समाप्त करता हूँ। सभी के लिए प्रणाम, धन्यवाद, कोटि कोटि। मेरा नंबर है 9927753780। अगर आपको फेसबुक पर देख रहे हैं सभी लोग को अगर लगता है कि हमको जूम से जोड़ना है, तो आप जो है मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दीजिए। मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा, फिर आपको जूम लिंक जो है प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप सीधे सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।